दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली और ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ। वैसे तो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़्यादा रुलाया है क्योंकि जो 76 तक पहुंचा था स्टॉक वो इस समय 23 के आसपास है और पिछले दिनों 20 तक चला गया था। तो आप समझ ही सकते हो कि इन्वेस्टमेंट में जो कितना ज़बरदस्त काटा हुआ है। और ये स्टॉक पहली बार नहीं जब इसने लोगों को रुलाया है। इससे पहले भी आईपीओ के वक्त भी इस स्टॉक ने बहुत ज़्यादा रुलाया। जो आईपीओ ही 4-500 के आसपास था, वो स्टॉक इतना गिरा कि आप देखिए कोविड काल में 1-2 रुपए के आसपास आ गया और गिरने की क्या हाल होगी। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो, लेकिन यही स्टॉक जिसने लोगों को फ़ायदा भी पहुँचाया था कोविड के बाद। 2 रुपए का ये स्टॉक अगर आप देखें तो 76 तक गया था। लेकिन जिसने मौके का फ़ायदा उठाया वो तो फ़ायदे में रह गया, लेकिन जिसने ऊपर के लेवल में खरीदारी की वो फँस गया। अब आगे की क्या संभावना बन रही है? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसको समझें और कंपनी के आने वाली संभावनाओं को तलाशेंगे। अनिल अंबानी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन कंपनी के लिए इस समय स्थिति ठीक है। तो क्या आने वाले समय रिलायंस और फिर बेहतर करेगा? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 23.23 पर आज क्लोजिंग थी। 2.67% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली हमें। तो शुरुआत हल्की सी तेजी के साथ हुई, लेकिन उसके बाद में कुछ गिरावट भी हुई क्योंकि बाजार आप देख सकते हो आज इंट्राडे में बहुत ज़बरदस्त गिरा भी था। लेकिन जैसे ही बाजार रिकवर हुआ इस स्टॉक ने भी कमाल किया और सीधा 23.73 पर पहुंच गया। अब इसका जो लो बना वो 20.17 का है। तो आप देखिए 20 रुपए का स्टॉक 23 तक पहुंच गया है। तो काफ़ी बेहतर किया। आप क्लियरली समझ सकते हो कि एक बाउंस बैक अच्छा देखने को मिला है, लेकिन सफ़र अभी बहुत दूर है। 76 इसका हाई बना हुआ है 52 वीक का। अब 76 तक पहुंचने में उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो 76 तक पहुंचेगा। उसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट की भी आवश्यकता होगी। तो ये आप देख ही सकते हो कि 3 मंथ का जो हाई था वो 36 था। स्टॉक इस करंट लेवल से भी बहुत नीचे है, जबकि 1 ईयर का और इसका 3 ईयर 5 ईयर का हाई 76 का है, जो उसने एक फ्रेश लो बनाया था कोविड काल के बाद। अब लो बनाया तो 20.17 का, जो भी पिछले दिनों ही बना है। ये इसका 1 ईयर का लो बन गया है और 3 ईयर का लो वैसे 9.95 10 रुपए के आसपास का है और 5 ईयर का लो उसका 4.12। और आपको कोविड का तो पता ही होगा 2 रुपए के आसपास स्टॉक था, तब से लगातार वीडियो हमारे बन ही रहे। स्टॉक काफ़ी अच्छा किया था, लेकिन अब अनिल अंबानी की जो पुरानी प्रॉब्लम है उसने स्टॉक की स्थिति को खराब किया है। रिलायंस पावर में प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखो कि रिलायंस पावर में गिरावट का सिलसिला थम गया है। पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 2.78% के आसपास की तेजी बनी है, जबकि 1 मंथ का जो रिटर्न है 1.39% पॉजिटिव है। यानी पिछले 1 महीने से गिरावट रुक चुकी है। इससे पहले 3 मंथ के हिसाब से 35.15% का इसमें नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, यानी नुकसान हुआ है लोगों को। 6 मंथ का रिटर्न 49.02% है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। पिछले 9 महीने में 65.76% की गिरावट हुई है। यानी जिसने भी साल भर के अंदर निवेश किया उसको नुकसान हुआ है, लेकिन पिछले 1 महीने में निवेश करने वाले को कुछ बेनिफिट हुआ है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनको डायरेक्शन दिया है कि टाइम बाउंड इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करे, फेयर हो और ट्रांसपेरेंट हो। यानी पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से और समय के अंदर जल्द से जल्द ये पूरा जो मामला है, जो एलिगेशन लगे हैं अनिल धीरूभाई ग्रुप के ऊपर, उसका निपटारा कीजिए। इसकी सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जज जिन्होंने इस मामले की सुनवाई की उसमें आप देख सकते हो कि जय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली, उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिपोर्ट ली है, जिसमें देख सकते हो कि ईडी की तरफ से जो भी कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा सीबीआई जिस मामले में इन्वॉल्व है, इसके अलावा आप देखें तो दोनों ने क्या क्या प्रोग्रेस किया है। ईडी की तरफ से जो कोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने जो एसआईटी का गठन किया, यानी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। तो ये देख सकते हो कि 12 फरवरी 2026 से ये एसआईटी का गठन हो चुका है और बहुत सारे मल्टीपल केस है रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के ऊपर। तो एसआईटी जिसमें आप देखिए जो सीनियर ईडी ऑफिसर्स है और फॉरेंसिक एनालिस्ट है, तो इस तरह से जो बहुत ही मजबूत और अलग अलग जो सेक्टर से संबंधित लोगों की एसआईटी बनाई गई है, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जो भी इसमें फ्रॉड हुआ है।
तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की उसमें कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी 8 केस के ऊपर शुरू हो चुका है और इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सीज कर लिए गए हैं। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ एलिगेशन भी लगे हैं जैसे अधिकारियों के ऊपर भी कि यहाँ पे 2983 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज था जिसको मात्र 26 करोड़ में ही सेटल कर दिया गया है। तो इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं। 3000 करोड़ के आसपास का कर्ज 2600 सिर्फ 26 करोड़ में कैसे सेटल हो सकता है। तो इसमें कुछ ना कुछ जोल है जरूर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सीबीआई की तरफ से कहा गया कि करीब 7 केस है जो इस समय इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसमें 5 देखो कि रिसेंट एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि करीब 2223 करोड़ बीच का यहाँ पे अलग अलग जो एजेंसियों को लॉस हुआ है। टोटल क्लेम अगर देखें तो ये 73,006 करोड़ के आसपास बन रहा है, यानी 73,000 करोड़ रुपीज़ का फ्रॉड का यहाँ पे एलिगेशन लग रहा है। तो इसमें आप देखें जो पब्लिक सर्वेंट है उनका भी रोल देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके बिना रजामंदी के इस तरह से बड़े फ्रॉड नहीं हो सकते। तो क्या उन्होंने ब्राइब लेके ये सारा का सारा करने की छूट दी थी, उसकी भी जांच हो रही है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि दोनों एजेंसियां अपने में कोऑर्डिनेट करके इसकी जांच को आगे बढ़ाए, जिसमें आप देखें जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हुई है, जो भी फ्रॉड फर्जीवाड़ा हुआ उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन किसी प्रकार के सिर्फ जो मेरिट जो एक तरह से जो मामला बनाए उसके मेरिट के आधार पर ओपिनियन अपनाना बनाए, उसकी जांच करे और जो भी रियल रिपोर्ट है वो सामने लाए। तो ये देख सको कि कोर्ट में इसकी पूरी मामले की सुनवाई हुई है और फटकार भी लगी है एजेंसियों को कि आप जल्द से जल्द इसकी पूरी जांच करें, वो मामला निकल के सामने आए। और अब इसकी जो अगली सुनवाई होगी 30 अप्रैल 2026 को होगी, जिसमें आने वाले समय स्थिति बन जाएगी और क्या प्रॉब्लम आगे और झेलनी पड़ सकती है अनिल अंबानी को। उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी सीज कर ली गई है। अब देखो कि हमारे सामने Q4 आने वाला है। पिछले अगर हम 2 रिजल्ट की बात करें, अगर हम बात करें सितंबर क्वार्टर की यानी Q2 की, तो नेट सेल्स 1.03 करोड़ के आसपास था, जबकि दिसंबर में 0.09 करोड़ के आसपास था। तो क्लियर है कि सेल्स दिसंबर क्वार्टर में गिरा है। टोटल खर्च की बात करें 15.62 करोड़ का खर्च था सितंबर में, जबकि दिसंबर में ये घट के 8.04 करोड़ के आसपास, क्योंकि सामने सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा गिरा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिलहाल निगेटिव है, तो 14.59 करोड़ के आसपास था दिसंबर में माइनस, जबकि ये दिसंबर 2025 में देखें तो Q3 में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस तो है लेकिन घट के नीचे आया है, -7.95 करोड़ के आसपास आए, यानी कुछ सुधार हुआ। अदर इनकम 35.66 करोड़ की वजह से सितंबर में, जबकि दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो ये 23.74 करोड़ के आसपास, यानी अदर इनकम में कमी आई है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 4.73 करोड़ का बताया था सितंबर क्वार्टर में, जबकि दिसंबर में -0.67 करोड़ के आसपास था, यानी कंपनी को लॉस बताया। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 4.73 करोड़ ही है और दिसंबर में ये 0.67 करोड़ का ही लॉस है। तो फिलहाल आप देखिए पिछला दिसंबर कमजोर था, उम्मीद है इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। रिजल्ट बेहतर होगा तो उसको एक फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है। कंपनी के फ्यूचर प्लान काफ़ी बड़े। कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि 5305 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी प्राप्त करना चाहते हैं आने वाले समय, बल्क में सोलर कैपेसिटी। और यहाँ पे देखो कि कोल बेस्ड पावर प्लांट के ऊपर भी कंपनी का कामकाज बढ़ रहा है। अब दूसरी तरफ देखें तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज में लीडरशिप प्राप्त कर चुकी है कंपनी और काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तो पार्टनरशिप के माध्यम से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास से इनको 930 मेगावाट का एक बड़ा सोलर प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें 465 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी प्रोजेक्ट। तो ये एक काफ़ी बड़ा सरकारी टेंडर प्राप्त हुआ। इसके अलावा कंपनी आप देखिए भूटान के अंदर भी डक होल्डिंग के साथ मिलकर 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट करी, यानी ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी अच्छा काम कर रही है। कंपनी इसके अलावा 6500 करोड़ का खर्च आंध्र प्रदेश में करने जा रही है और वहाँ पे देख दो कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया, जिसके लिए आप देखें तो यहाँ पे वर्दे पार्टनर का इनको मौका साथ मिला, पार्टनरशिप मिली वर्दे पार्टनर्स के अलावा इन्होंने अपने एसेट को मोनेटाइजेशन किया, जिसकी वजह से देखें तो इन्होंने अपने भारी भरकम कर्ज को कम कर लिया। तो ये क्लियर है कि सिग्नल अच्छे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय रिलायंस पावर फिर बेहतर करे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।